आपको क्या लगता है कि एसएफ जो है एबीपी या एनएसयूआई इन सबको टक्कर दे पाएगा भविष्य? बिल्कुल देगा। जो एसएफ है, अगर हम एसएफ की बात करें, एएसएपी जो एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात कर रहा है एसएफ। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि मेन छात्रों की समस्या क्या है आज के टाइम में एज इफ नाउ? इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपने एक प्रॉब्लम बता दी, इसके अलावा एसएफ और किस मुद्दों पर काम करेगी? एसएफ सोशल एक्टिविटी को भी लेकर आगे जाएगी। अभी हम एक बहुत बड़ी ड्राइव ट्री प्लांटेशन की भी करेंगे, जिसमें हम स्टूडेंट को जोड़ेंगे। क्योंकि तो एसएफ की स्थापना कब हुई? एसएफ अभी परसों 20 मई 2025 को लॉन्च हुआ है। अभी बिल्कुल अभी और इससे पहले भी हमारा छात्र संघ था, सीवाईएसएस था, तो उसका नाम चेंज करके अब एसएफ एएसएपी करा है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जो हमारे नेता हैं जी, उनका एक विजन है कि उस विजन को हम लेकर एसएफ की लॉन्चिंग हुई है। क्या लगता है क्यों हारे इस बार आम आदमी पार्टी दिल्ली में? आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं हारी, चुनाव हराया गया प्रशासन के द्वारा। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो दिल्ली की राजनीति में आजकल क्या चल रहा है, दिल्ली के गलियारों में क्या बुना जा रहा है, और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि बीजेपी की सरकार आई है अभी दिल्ली में, तो दिल्ली किस तरफ जा रही है, दिल्ली की राजनीति में क्या क्या नया हो रहा है, क्या आम जनता के लिए वो वादे पूरे किए जा रहे हैं जो दिल्ली की सरकार बनाते टाइम बीजेपी ने करे थे। साथ में हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी की भी, क्या आम आदमी पार्टी आगे क्या तैयारी कर रही है आने वाले चुनावों के लिए। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के युवा नेता मिस्टर एडवोकेट दीपक बंसल जी। सर नमस्कार। नमस्कार। तो दीपक भाई, सबसे पहले तो आप हमारे व्यूअर्स को एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें सो दैट वो आपसे कनेक्ट कर पाए। मेरा नाम दीपक बंसल है और पूर्व में मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का सेक्रेटरी रहा हूं और अभी आम आदमी पार्टी का स्टेट का ज्वाइंट सेक्रेटरी हूं दिल्ली का, और लगातार छात्र राजनीति से लेकर अभी तक युवाओं के लिए संघर्ष किया है, युवाओं के लिए लड़ता आया हूं, लगातार युवाओं के लिए काम कर रहा हूं। तो दीपक सर, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जैसे छात्र नेता हो आपको क्या लगता है कि आज के टाइम में दिल्ली में जो छात्र हैं उनकी सुनी जा रही है, उनके लिए दिल्ली सरकार कोई काम कर रही है? मुझे नहीं लगता कि कोई सुनी जा रही है किसी प्रकार की भी बात, क्योंकि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है जी, वो केवल इस समय बीजेपी में सेंट्रल गवर्नमेंट है जी। और अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, एक एसआरसीसी कॉलेज है, हाँ जी, वो पूरा एयर कंडीशन कॉलेज है। हंसराज कॉलेज है, वो पूरा एयर कंडीशन कॉलेज है, और हिंदू कॉलेज का 50% एयर कंडीशन कॉलेज है। बाकी दिल्ली और डूसू जहां चुनाव होते हैं, जो एक एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, वो 52 कॉलेज हैं पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो वोट डालते हैं और एक नेता स्टूडेंट लीडर्स वो अपना चुनते हैं। जब वो चुनते हैं स्टूडेंट लीडर्स, तो वो ये सोच के चुनते हैं कि जो हमारे कॉलेज की समस्या है, जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, उनको दिलवाने का काम वो छात्र नेता करेगा। इसी चीज को देखते हुए, इसी काम को देखते हुए वो वोट कास्ट करते हैं जब वो पहली बार वोट डालने आते हैं। तो जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं खुद जब गया फर्स्ट ईयर में, तो हमने भी यही सोच के वोट कास्ट किया था कि अब ये स्टूडेंट लीडर आएगा और जो हमारी मूलभूत सुविधाएं, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जो वहां पर एक पानी एक बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली यूनिवर्सिटी की जी, वो पानी भी स्टूडेंट को नहीं मिल पा रहा। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी पूरे देश में क्या पूरे विश्व में लोग चाहते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ें। तो उसको देखते हुए जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल भी काम उस तरीके से नहीं कर रहा। अपने प्रिंसिपल के रूम में 3-3 एसी होंगे, 2-2 एसी होंगे, बिल्कुल, लेकिन स्टूडेंट्स के रूम में नहीं है। तो उसकी ही आवाज उठाने के लिए
हम लोगों ने चुनाव लड़ा था और हमने इन मुद्दों को उठाया। अगर आप एबीवीपी, एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, एक एनएसयूआई है, ऐसे बहुत सारे छात्र संगठन है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो काम करते हैं। हाँ जी। और अगर आप एबीवीपी के डूसू प्रेसिडेंट की क्लिप उठा के देखोगे, पुरानी 1980 1985 की अगर हम बात करते हैं, तो उसने कहा था उस समय कि हम कॉम्पैक्ट कैंपस करेंगे, नॉर्थ कैंपस को कॉम्पैक्ट करेंगे। और आज भी वही जो एबीवीपी से डूसू प्रेसिडेंट लड़ रहा है, उसकी भी वही डिमांड है, कॉम्पैक्ट कैंपस करने की। लेकिन अभी 30 साल पहले जाएंगे तो वो डिमांड है और अब भी वही डिमांड है। वो डिमांडें अभी तक पूरी नहीं करी, क्योंकि एक स्टूडेंट लीडर आता है, स्टूडेंट्स 3 से 4 लाख लोग जो यूथ है वो वोट डालता है। वोट डालने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि वो हमारी तरफ देख रहा होता है कि हमारे लिए कुछ करेगा। तो अभी जो आम आदमी पार्टी ने एसएफ एक छात्र संगठन बनाया है, आपको क्या लगता है कि एसएफ जो है एबीपी या एनएसयूआई इन सबको टक्कर दे पाएगा भविष्य? बिल्कुल देगा। और जो एसएफ है, अगर हम एसएफ की बात करें, एएसएपी, जो एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात कर रहा है एसएफ। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि स्टूडेंट जब कॉलेज आता है तो स्टूडेंट देखता है कि वहां पर बाहुबल, वहां पर गुंडागर्दी जी लगातार, अब अगर आप देखोगे तो लगातार आपको देखने को मिलेगी क्लिप्स। इस समय डूसू का प्रेसिडेंट है एनएसयूआई का, रौनक खत्री जी, उसकी अगर आप क्लिप देखेंगे तो वो इस समय रील बनाने में लगा हुआ है। हाँ, ठीक है, यहाँ शीशा तोड़ना, वहां शीशा बिल्कुल तोड़ना, बिल्कुल, ये तो मैंने भी देखी, आपने देखी होगी। तो केवल उसका रील की तरफ ध्यान है। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मैं परसों की रील देख रहा था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एबीवीपी का जो डूसू का प्रेसिडेंट इस साल लड़ा था, ऋषभ चौधरी जी, वो डूसू ऑफिस जहां हम लोग बैठते थे जी, वहां आता है और उस गेट पे ताला लगाता है। ताला लगाने के बाद फिर वो अंदर जाता है, डूसू ऑफिस को लॉक करता है। मतलब ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक मजाक सा हो गया है कि मतलब एक दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के ऑफिस को आप लॉक कर रहे हैं। क्यों लॉक कर रहे हैं? ना तो आप डूसू के बैरियर हैं, ना तो आप डूसू के कोई पदाधिकारी हैं, आप किस हक से कर रहे हैं? फिर मैं देखता हूं कि पहले ऋषभ की एंट्री होती है, फिर उसके 1-1.5 घंटे बाद रौनक खत्री आता है एक हथौड़ी लेके, और रौनक खत्री हथौड़ियों से वो ताले तोड़ रहा होता है। तो मतलब एक मजाक सा बन गया है। क्या रौनक खत्री ने ऋषभ चौधरी की कंप्लेंट फाइल करी, या उसकी कोई कंप्लेंट वीसी को करी क्योंकि वो स्टूडेंट भी है अभी, या पुलिस को भी कंप्लेंट करी? भाई, आप किसी के ऑफिस को कैसे लॉक कर सकते हो? सही बात है, क्रिमिनल ऑफेंस है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एबीवीपी और एनएसयूआई ये दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अच्छा, जो दिख रहा है, हाँ। मतलब एक तरफ रौनक खत्री, जो लोग कह रहे हैं कि स्टूडेंट की आवाज उठा रहा है, मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट की आवाज उठा रहा है, क्योंकि आप जिस तरीके से यूनिवर्सिटी के अंदर कहीं ग्लास फोड़ रहे हो, कहीं आप किसी के रूम में घुस के उपले का प्रयोग कर रहे हो, तो ये एक स्टूडेंट की मानसिकता को नहीं दर्शाता। स्टूडेंट देखता है कि हमारा जो लीडर है, जो एक स्टूडेंट लीडर है, वो कितना एजुकेटेड है, कितना पढ़ा लिखा है। exactly. और क्योंकि वो हमें वोट दे रहा है, क्योंकि सारा एजुकेटेड जो स्टूडेंट है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। भाई, कट ऑफ 90%, 95, 98, 99, एसआरसीसी की तो 100% भी कट ऑफ चली जाती है। वहां स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो ये सोच के साथ नहीं लेता कि मैं जिस छात्र नेता को चुन रहा हूं वो इस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर गुंडागर्दी करेगा। तो एसएफ की स्थापना कब हुई? एसएफ अभी परसों 20 मई 2025 को लॉन्च हुआ है। अभी बिल्कुल अभी और इससे पहले भी हमारा छात्र संघ था, सीवाईएसएस था, तो उसका नाम चेंज करके अब एसएफ एएसएपी करा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जो हमारे नेता हैं जी, उनका एक विजन है कि उस विजन को हम लेकर एसएफ की लॉन्चिंग हुई है कि केवल हमें
हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी चुनाव लड़ाना नहीं है कि चुनाव लड़े आप एसएफ से जुड़े और दिल्ली यूनिवर्सिटी का या किसी भी कॉलेज का चुनाव लड़े। उनका विजन है कि जहां पर स्टूडेंट के चुनाव नहीं होते, उन स्टूडेंट्स को हम जोड़कर देश के अंदर, जो हमारे दिल्ली के शिक्षा मंत्री रहे हैं मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने कहा, हमें बताया कि हमें ऐसा विद्यार्थी चाहिए कि वो इस तरीके के मुद्दे उठाए, इस तरीके की बातें करे कि एक तरफ देश, पूरा विश्व एआई की तरफ देख रहा है और दिल्ली के अंदर जो 12th का स्टूडेंट है उनको स्कूल के अंदर कंट्रोल सी करके कॉपी सिखा रहे हैं, कंट्रोल वी सिखाई जा रही है 12th के स्टूडेंट्स को, और वहां पर नर्सरी फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट ये सीख चुका है जी। तो वो एजुकेशन चाहिए, वो एजुकेशन जो पॉलिसी है उसको रिफॉर्म करने के लिए लोग आए और अपनी बातें इस मंच पर रखें, और देश के अंदर जहां भी एजुकेशन रिफॉर्म की बात हो, शिक्षा नीति की बात हो, उसमें उनकी हिस्सेदारी भी हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हंसराज कॉलेज है, एसआरसीसी कॉलेज है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सभी कॉलेजों से अच्छा है। क्यों? किसी ने पूछा नहीं आज तक। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं क्यों? आप भी यूनिवर्सिटी से निकले हुए हो, मुझे जानकारी नहीं है, तो क्यों है भाई? एसआरसीसी कॉलेज का एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, एसआरसीसी कॉलेज में एयर कंडीशनर की व्यवस्था हो सकती है, तो क्या वो अदिति के कॉलेज में नहीं हो सकती? अदिति भवाना का एक कॉलेज है, अगर वहां पर आप उस कॉलेज को देखेंगे तो आप कहेंगे कि यहाँ इस कॉलेज की क्या स्थिति है। कॉलेज बहुत अच्छा है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है जी। स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, लेकिन क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, यूनिवर्सिटी जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, जो यूनिवर्सिटी में वीसी साहब बैठे हैं, वो इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? सही बात। कि एक तरफ आप एयर कंडीशन रूम्स दे रहे हैं, एक तरफ बच्चे के पास जो स्टूडेंट है वो फैन में भी नहीं बैठ पा रहा, एक तरफ ठंडे पानी की व्यवस्था है और दूसरी तरफ पानी ही नहीं है, तो ये तो दोहरा मापदंड है। तो इसी को लेकर एसएफ, जो आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई है, उसका गठन किया गया। अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी जो हमारे नेता हैं, उनकी सोच इस प्रकार है कि जो स्टूडेंट जुड़े वो केवल राजनीति के लिए ना आए जी, वो देश में एक एजुकेशन व्यवस्था को बदलने के लिए आए। और दिल्ली में भी आपने देखा होगा कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो उसने कितने एजुकेशन पर रिफॉर्म किए। शिक्षा नीति पूरे देश के अंदर देखने लायक थी। अगर हम उत्तर प्रदेश जो हमारा सटा हुआ शहर है उसकी बात करें, तो अगर आप पास के ही किसी स्कूल में चले जाएं और एक इस समय प्रेजेंट में दिल्ली के किसी स्कूल में चले जाएं, तो दोनों में आपको अंतर जमीन आसमान का दिखेगा। वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को आप देखेंगे कि हाँ ये अच्छा, ये सरकारी स्कूल है, वो सरकारी स्कूल की तरह उनको पूरा चेंज कर दिया। तो ये सोच दर्शाता है कि जो हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी हैं और जो शिक्षा मंत्री, जो मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा क्रांति के जनक भी हैं, वो दिल्ली के, जिन्होंने पूरी शिक्षा पर काम किया और शिक्षा को उस पर लेकर आए कि वहां से जो स्टूडेंट निकलते हैं, आज उस गवर्नमेंट स्कूल से निकले हुए स्टूडेंट जेई का पेपर क्लियर कर रहे हैं, नीट का पेपर क्लियर कर रहे हैं, और बहुत अच्छी संख्या में। तो ये कहीं ना कहीं जो उन्होंने काम किया उसका रिजल्ट है। तो आपको क्या लगता है बंसल साहब की युवाओं की, अगर मैं बात करूं, जैसे और भी यूनिवर्सिटी है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा, और छोटी छोटी बहुत सारी दिल्ली में यूनिवर्सिटी, एक्चुअली दिल्ली इज अ हब ऑफ एजुकेशन। मेन छात्रों की समस्या क्या है आज के टाइम में एज इफ नाउ? इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपने एक प्रॉब्लम बता दी, इसके अलावा एसएफ और किस मुद्दों पर काम करेगी? एसएफ सोशल एक्टिविटी को भी लेकर आगे जाएगी। अभी हम एक बहुत बड़ी ड्राइव ट्री प्लांटेशन की भी करेंगे, जिसमें हम स्टूडेंट को जोड़ेंगे, क्योंकि जब हम कॉलेज में थे तो हम एनजीओ की तरफ अग्रसर थे, एनजीओ की तरफ हम जुड़ना चाहते थे। हर स्टूडेंट एक एनजीओ से भी जुड़ना चाहता था कि मैं जाके समाज की कोई सेवा कर सकूं,
उस तरीके के जो विद्यार्थी सोचते हैं कि जी मैं ट्री प्लांटेशन का एक ड्राइव में जुड़ सकूं, कहीं ब्लड डोनेशन ड्राइव में जुड़ सकूं, कहीं जहां पर जो गरीब रहते हैं बस्तियों में वहां पर जो मेरे क्लॉथ हैं उनको डोनेट कर सकूं, तो ऐसी भी ड्राइव एसएफ चलाने वाला है। और इन ड्राइव के माध्यम से हम स्टूडेंट्स को इस प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ेंगे कि आप केवल जिसमें जो क्वालिटी है कि आपको अगर कल्चरल एक्टिविटी में जुड़ना है तो हम आपको वो प्लेटफॉर्म देंगे, आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जुड़ना है तो आपको हम वो प्लेटफॉर्म देंगे। तो इस तरीके से जितने भी दिल्ली के अंदर कॉलेज हैं, अब जामिया कॉलेज, जामिया यूनिवर्सिटी है, वहां चुनाव नहीं होता जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन वहां स्टूडेंट तो पढ़ता है ना, वहां की समस्याएं भी हैं कॉलेज की अपनी, उन समस्याओं को समाधान करने के लिए, उस समस्याओं को सबके सामने लाने के लिए एसएफ का जन्म हुआ है। एएसएपी इसलिए हम लोगों ने बनाया कि एक स्टूडेंट एक प्लेटफॉर्म पर आकर इकट्ठा होकर अपनी आवाज को बुलंद करके पूरे देश में यह बता सके कि अब देश का युवा शिक्षा की ओर अग्रसर है, जाग चुका है शिक्षा नीति की ओर, जो शिक्षा नीति को जो रिफॉर्म करने की जरूरत है उसकी तरफ जाग चुका है। अच्छा, आपको क्या लगता है दीपक सर कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी को मॉडल को देखते हुए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज भी अब उस मॉडल को अपना रही हैं, लगातार अपनी फीस बढ़ाती चली जा रही हैं, चाहे वो उनसे कंपटीशन की बात हो या इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा डेवलप करना हो या वैसा कल्चर बनाना हो, क्या ये सही है जो लगातार फीस को बढ़ाया जा रहा है? मुझे नहीं लगता ये सही है। ये कहीं ना कहीं निजीकरण करने का एक कोशिश है। मैं अदिति कॉलेज है, उसकी फीस 10,000 रुपए है जी, उसी में आप यूनिवर्सिटी में चले जाओ, हंसराज कॉलेज की फीस 30,000 रुपए है, दोनों में डिफरेंस 20,000 का है। बिल्कुल। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो एक नॉमिनल चार्ज, मेरे हिसाब से तो फीस होनी ही नहीं चाहिए, शिक्षा ही फ्री होनी चाहिए, जिस बात को अरविंद केजरीवाल जी पूरे देश में कहना चाह रहे हैं कि अगर बदलाव लाना है तो शिक्षा और हेल्थ ये बिल्कुल फ्री होना चाहिए, जिसको लेकर दिल्ली में काम भी हुआ, आपने उस काम को देखा भी। तो उसी तरीके से मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे दिल्ली का कोई भी विश्वविद्यालय हो, चाहे पूरे देश में जो भी यूनिवर्सिटी है, वहां फीस ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी प्राथमिकता है कि अगर हम अच्छा एजुकेशन नहीं दे सकते, भाई ये पॉलिटिकल लीडर्स की एक प्राथमिकता है कि पॉलिटिकल लीडर वहां पर एक अच्छा कॉलेज, अच्छा अस्पताल नहीं दे सकता तो कोई भी पार्टी उसे रहने का अधिकार नहीं है देश के अंदर। अच्छा, एक चीज देखिए, हमने राजनीति में, आप एग्री करना अगर आप मानते हो कि चाहे वो डूसू के प्रेसिडेंट हो, चाहे वो एनएसयूआई के प्रेसिडेंट हो, एबीवी के प्रेसिडेंट हो, कि छात्र राजनीति में आते ही बड़ा अग्रेसिव हो जाते हैं, यहाँ तोड़फोड़ करना, बैनर हटा देना, लॉस को ना मानना, सबसे बड़ी बात लॉ एंड ऑर्डर्स का तो बिल्कुल पालन करना ही नहीं है किसी भी तरीके से। उनका काम है कि भाई बाहुबल दिखाना है। क्या एसएफ इस तरीके से काम करता है, इस रूप पे चलता है? क्या भविष्य में ऐसी रील, ऐसी वीडियोस हमें एसएफ के नेताओं की भी देखने को मिलेंगी? बिल्कुल नहीं मिलेंगी। और एसएफ का जो एक विजन है, जो केजरीवाल जी का विजन है, वो कॉमन स्टूडेंट का है, कि यहाँ हमें बाहुबली नहीं चाहिए, हमें एक अच्छा पढ़ा लिखा स्टूडेंट चाहिए जो हमें लीड कर सके आगे तक। हमें लीडर वो चाहिए जो कलम की ताकत से यूनिवर्सिटी में चेंज ला सके, ना कि डंडे की ताकत से। मेक श्योर करिएगा आप कैमरे पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमें वो स्टूडेंट चाहिए। ऐसे दिल्ली में तो समझ में आता है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार रही है, अभी नहीं है, पंजाब में है। बाकी और प्रदेशों में, चाहे हम बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की, हिमाचल की, क्या यहाँ पे भी ऐसा काम करेगा या सिर्फ दिल्ली तक सीमित है? बिल्कुल करेगा। पूरे देश में हमारी इकाई है जी, आम आदमी पार्टी पूरे देश में है। उत्तर प्रदेश में हमारे आदरणीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी प्रभारी हैं जी, यहाँ भी पूरी इकाई बनी हुई है प्रदेश की। गुजरात में भी पूरी इकाई बनी हुई है। तो हर स्टेट में हमारी इकाई है और आम आदमी पार्टी की इकाई पूरे देश में है। तो ऐसे ही जो एएसएपी है उसकी इकाई पूरे देश में बनेगी।
कुछ ऐसी उड़ती हुई न्यूज आ रही है कि आम आदमी पार्टी के दो पार्ट हो सकते हैं, एक अरविंद केजरीवाल संभालेंगे, एक संजय सिंह संभालेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी सबके नेता हैं और सब बड़ा सम्मान करते हैं उनका, और जो वो कहते हैं उनकी बात को हम पूरे देश में लेकर आते हैं। क्या वो सुनते भी हैं कार्यकर्ताओं की? बिल्कुल मैं खुद एक आम कार्यकर्ता हूं। जब मेरे जैसा कार्यकर्ता उनको अप्रोच कर सकता है मिलने के लिए, मैं अभी 3-4 महीने की बात बता रहा हूं, 3-4 महीने मैंने मैसेज डाला, उनके पीएस हैं तो उन्होंने कहा ठीक है जी परसों आप आ जाओ मिलने। तो मतलब इतना आसान अप्रोच है। ऐसा नहीं है कि उनको मिलने के लिए, और नेता अगर और पार्टी की हम बात करें तो उनको मिलने के लिए 1-1 साल लग जाता है, लेकिन यहाँ अप्रोच बहुत आसान है। तो अरविंद केजरीवाल जी सभी लीडर से और सभी अपने कार्यकर्ताओं से, जो भी उनसे मिलना चाहता है उनसे मिलते हैं और पूरा टाइम देते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी की बात नहीं कर रहा मैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी हैं, अपने ऑफिस में, जो हमारा आम आदमी पार्टी का ऑफिस है, उसमें सुबह 11 बजे से लेकर वो 5 बजे तक वहां अवेलेबल होते हैं। कोई भी कार्यकर्ता जाए और उनसे मिले, अपनी बात रख के आए। तो ऐसे सभी लीडर्स, बहुत आसान, कार्यकर्ता के लिए आसान है अप्रोच करना। क्या लगता है क्यों हारे इस बार आम आदमी पार्टी दिल्ली में? आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं हारी, चुनाव हराया गया प्रशासन के द्वारा। जब पुलिस, ईडी, सीबीआई, यह तीनों ने मिलकर आम आदमी पार्टी को चुनाव हराया। मैं देखता था, मेरे पास उस समय, मैं नई दिल्ली, जो अरविंद केजरीवाल जी की विधानसभा है, मुझे वहां काम करने का सौभाग्य मिला। तो मेरे पास एक जोन था, तब मैं उस जोन में काम कर रहा था। तो अगर एक तरफ सामने परवेश वर्मा, जो अभी मंत्री भी हैं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी हैं, उनके वर्कर्स जो बैड सीट होती है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। मैं घटना बता रहा हूं, बैड सीट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो जब हमने पुलिस को फोन किया तो हमने बताया कि ऐसे ऐसे बीजेपी के लोग हैं और ऐसे ऐसे बैड सीट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और खुलेआम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो इलेक्शन मतलब जो कमीशन है वो कहीं ना कहीं उनको भी हमने इंफॉर्मेशन दी। लेकिन मैं वहां खड़ा रहा अपनी टीम के साथ। मैं वीडियो भी आपको भेजूंगा, उसकी फोटोज भी है। मैंने अपने साथी को बोला, मैंने कहा जा तू भी एक बैड सीट लेकर आ। तो वो गया और जाने के बाद उसने कहा जी मैं ऊपर वाले फ्लोर पे रहता हूं। तो उन्होंने नाम लिखा, नंबर लिखा और वो बैड सीट उसको दे दी। खुलेआम चल रहा था, खुलेआम। तो जब मैंने पुलिस को फोन किया, वहां पुलिस नहीं पहुंची, वहां पर इलेक्शन कमीशन का कोई आदमी नहीं पहुंचा। जो एक कंप्लेंट हमने एक व्हाट्सएप के माध्यम से हमने उनको भेजी, वहां पर भी कोई आया नहीं। तो इस तरीके की चीजें जब दिल्ली सीएम की सीट पर चल रही थी और पुलिस आती थी तो हमारे कार्यकर्ताओं को बैठा के ले जाती थी और उनको 8-8, 10-10 घंटे थाने के अंदर बैठाकर रखती थी ताकि वो प्रचार ना कर पाए। इस तरीके की स्थिति पूरी दिल्ली के अंदर देखने को मिली। जो क्लस्टर था, जहां पर जो एक गरीब तबके का व्यक्ति रहता है, वहां उन्होंने पूरी छावनी बना रखी थी। वहां सीआरपीएफ लगा रखी थी, पैरामिलिट्री फोर्स लगा रखी थी, उनको निकलने नहीं दे रही थी वोट डालने के लिए। अच्छा, ये स्थिति थी दिल्ली की। क्योंकि जो परसेप्शन भाजपा बीजेपी को पता चल गया था कि भाई हम इस आदमी से तो नहीं जीत सकते। क्यों नहीं जीत सकते? क्योंकि यह शिक्षा पे बात करता है जो हम नहीं कर पा रहे। क्योंकि हमारे देश के अंदर बहुत सारी सरकारें हैं, बहुत सारे सीएम हमारे हैं। भाई ये बिजली फ्री की बात नहीं करता, फ्री करके दिखाई उसकी बात करता है। ये हेल्थ मॉडल फ्री की बात नहीं करता, इसने हेल्थ मॉडल दिल्ली को दिया। ये तो एक परसेप्शन लोगों के बीच में क्रिएट हो चुका था कि भाई इसको हराना है तो दूसरी तरीके से हराना पड़ेगा। झूठे एलिगेशन लगाए, आपने देखा होगा करप्शन का एलिगेशन। बहुत अच्छा, मतलब जो अमित मालवीय जी हैं, जो इनके आईटी के इंचार्ज हैं, वो बहुत अच्छा परसेप्शन बनाते हैं हर चीज का। एक आईटी की बहुत मजबूत टीम है, बहुत करोड़ों रुपए उसमें मोदी जी इन्वेस्ट करते हैं, मोदी जी खर्च करते हैं। और परसेप्शन बहुत अच्छा बनाया कि जी देखो, यमुना की जब हमने बात करी सफाई की, तो हमारे
सामने उन्होंने एलजी रख दिया, जो एलजी मुझे लगता था कि वो मैंने उससे पहले कभी नहीं देखा। जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेक्रेटरी था उस समय कांग्रेस की दिल्ली में सरकार थी, तो एलजी का कोई रोल नहीं होता था दिल्ली में, पूरा रोल मुख्यमंत्री का होता था और मुख्यमंत्री अपने हिसाब से दिल्ली को केवल जो एलजी का रोल होता था एक मेंटोर का होता था कि जी हम अपना कोई काम है या कोई चीज है जो सेंटर से हम कनेक्ट कर सकते हैं उसके लिए हम अपनी बात रखते थे। लेकिन मुझे इन 2-3 सालों में ऐसे लगने लगा कि एलजी को ही इन्होंने सर्वे सर्वा बना दिया, एलजी पावर में, पूरी पावर में। और पूरा आप देखोगे कि जिस तरीके से आज भी एलजी साहब अपने आप को मुख्यमंत्री से कम नहीं समझते। कभी मैंने नहीं देखा होगा कि किसी एलजी को इस तरीके से दौरा करते हुए स्टेट मतलब जहां गवर्नमेंट्स है, लेकिन यहां आप देखोगे पता ही नहीं होता था जो स्थानीय विधायक है कि आज एलजी साहब यहां आएंगे, कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती थी, केवल भाजपा वालों को इंफॉर्मेशन होती थी कि आज एलजी साहब यहां आ रहे हैं। तो इस तरीके का परसेप्शन पूरी दिल्ली में क्रिएट किया गया। जो काम विकास के कार्य थे उनको रोकने का काम किया गया। सीवरेज की एक बहुत बड़ी समस्या दिल्ली में है, उस समस्या का समाधान लगातार हमारे जो सीएम साहब हैं वो निकाल रहे थे, उसका मतलब सॉल्यूशन निकालने के लिए तैयार थे कि भाई अब यहां पर नई लाइनें बिछनी चाहिए ताकि सीवरेज की जो समस्या है उसका समाधान निकल सके। लेकिन जो फाइल हम वहां लगाते थे एलजी साहब उस पर सिग्नेचर करते ही नहीं थे। जब एलजी साहब सिग्नेचर करेंगे ही नहीं तो जो विकास कार्य जो हम करना चाहते हैं वो होगा कैसे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरा इन्वॉल्वमेंट, पूरा का पूरा इन्वॉल्वमेंट दिल्ली के अंदर दिखाया। मोदी जी डायरेक्ट यहाँ की कार्यकर्ताओं से, मुख्यमंत्री से या जो एमएलए हैं उनसे डायरेक्ट बात करते थे, मतलब उनके बीजेपी वालों से। ऐसी अमित शाह जी पूरा यहाँ देखते थे, गृह मंत्री रहते हुए, कि लॉ एंड ऑर्डर, भाई आपको केवल पुलिस, अगर कोई एमएलए के खिलाफ आप चीजें ढूंढो, किसी आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ आप कुछ ढूंढ के लाओ तो आपको हम अवार्ड देंगे, अवार्ड। ये स्थिति दिल्ली की थी। मतलब ये वो नहीं देख रहे कि यहां पर इस क्षेत्र के अंदर आज सुबह सुबह एक व्यापारी के साथ लूटपाट हुई, उसको प्रेफरेंस देके उसको पहले पकड़ना है। नहीं नहीं नहीं, अच्छा ये आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, इसके खिलाफ झूठे एलिगेशन लगाकर इसको जेल में डालने का काम इस सरकार ने किया। मतलब झूठे परसेप्शन आप देखोगे, कई केसों में तो बाइज्जत बरी हुए हमारे नेता। और अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर इन्होंने करप्शन का चार्ज लगाया, लीकर स्कैम का चार्ज लगाया, आज तक कोई भी चार्ज हुआ ही साबित ही नहीं हुआ। भाई अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं। आप देखते हो, हम देखते थे अपने टाइम पे जब कांग्रेस की सरकार थी तो करप्शन बहुत चरम सीमा पे था, और जब ईडी और सीबीआई रेड मारती थी तो वहां पर ईडी और सीबीआई ना पैसे से, गोल्ड से अपना नाम लिखती थी, ईडी सीबीआई। मतलब इतना पैसा उस नेता के घर निकलता था जी। आप ऊपर से लेके नीचे तक देख लो, इतनी रेड्स लगाई उन्होंने सीबीआई की, ईडी की रेड इतनी लगी, हर नेता के घर पे रेड हुई। और नेता की तो छोड़ दो, जो नेता के संपर्क में है उनके घर भी रेड हुई। लेकिन आज तक अगर 1 रुपया भी निकला हो तो आप देख सकते हैं, आप बता सकते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 1 भी रुपया अगर किसी नेता के घर निकला हो तो आप खुद देखते हैं, आप खुद सारी चीजें मीडिया देखते हैं। ये तो बीजेपी के नेताओं ने पहले ही कह दिया था कि अरविंद केजरीवाल एक ट्रेंड है, ऑलरेडी इनको सीबीआई में काम किया हुआ है, इनको पता है कि चोरी करके निकलना कैसे है। मैं बताना चाहता हूँ, सॉरी टू से, सीबीआई नहीं, इनकम टैक्स के वो कमिश्नर थे। सॉरी, इनकम टैक्स कमिश्नर, इनकम टैक्स के कमिश्नर थे जी। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि निकलना आता है। अगर मैं करप्शन करूंगा तो मेरे पास कुछ ना कुछ तो मिलेगा। क्यों कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं पर, क्यों बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं पर इतना पैसा निकला? क्योंकि वो ऑलरेडी करप्टेड नेता थे, उन्होंने करप्शन किया था, घोटाले किए थे, इसलिए वो चीजें निकल कर आई। लेकिन ईडीआई और सीबीआई, भाई भाजपा एक वॉशिंग मशीन है। अगर आज कांग्रेस का कोई नेता करप्ट है वो भाजपा ज्वाइन कर लेगा,
तो बिल्कुल धुल जाएगा, बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा। नवीन जिंदल एक बड़ा उदाहरण है जी। हरियाणा के जो अभी सांसद हैं जी। वो पहले कांग्रेस के बड़े नेता थे जी। कांग्रेस से चुनाव भी लड़ा और उसके बाद मोदी जी ने दिल्ली के अंदर जब उनकी रैली थी तो भरे मंच पर उन्होंने कहा था कि ये करप्टेड हैं, इतने लाख करोड़ रुपए का इन्होंने घोटाला किया और इनको हम जल्दी से जल्दी जेल भिजवाने का काम करेंगे। जी। तब उनको लगा कि भाई सीबीआई और ईडी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही तो मैं भाजपा ज्वाइन कर लेता हूं। और जैसे ही वो भाजपा उन्होंने ज्वाइन करी, आज देखो बिल्कुल साफ सुथरे नेता है। तो यह परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी का है जो यहां पर नहीं है। तो जैसे सीबीआई की बात कर रहे हैं हम, ईडी की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जब दिल्ली में या जैसे पंजाब में या किसी और प्रदेश में आम आदमी की पावर आएगी या सरकार में आएगी तो राजनीति जो आज के टाइम में जा चुकी है वो उस लेवल पे जा चुकी है कि अब लड़ाई चल रही है, एक युद्ध चल रहा है पार्टियों में। देश की भोली भाली जनता के लिए कुछ ज्यादा सोचा नहीं जाता। ये राज्यसभा में आके इस तरीके के भाषण देना कि मोदी जी आप हमको कभी हरा नहीं पाओगे, 2024 तो बड़ी बात है, 2034 तक ट्राई कर लेना, हरा नहीं पाओगे, आप जीत नहीं पाओगे। क्या जीत और हार की लड़ाई चल रही है या आप हमसे अच्छा काम नहीं कर पाओगे जनता के लिए, इसकी लड़ाई चल रही है? देखो अभी वन नेशन वन इलेक्शन की ये बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, वन नेशन और वन इलेक्शन हो ही नहीं सकता भारत के अंदर, लेकिन केवल मोदी जी एक हिटलर शाही हम कह सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि जनता अभी तक देश में सबको चुनकर भेज रही है जी। वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो उसमें भी धांधलेबाजी पूरी तरीके से हो सके। हाँ जी, तभी वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। मान के चलो कि भाई एक ही चुनाव निगम पार्षद का भी होगा, काउंसलर का जो कॉर्पोरेटर होते हैं, और एक ही चुनाव विधायक का होगा और एक ही चुनाव एमपी का होगा जी। तो क्या जो मुद्दे हैं सबके तीनों के मुद्दे चेंज है। भाई एमपी का जब चुनाव होता है तो वहां पर देश की बात की जाती है जी, देश के मुद्दों की बात की जाती है। विधानसभा का चुनाव होता है तो स्टेट की बात की जाती है कि हम किस तरीके से स्टेट में रहकर काम करेंगे, विकास करेंगे। और जब एक कॉर्पोरेटर का चुनाव होता है, निगम पार्षद का चुनाव होता है, तो गली की नालियों की बात होती है, सड़कों की बात होती है, स्ट्रीट लाइट की बात होती है। क्या तीनों मुद्दों को कोलैबोरेट कर सकते हैं? तीनों मुद्दों को एक साथ जोड़ सकते हैं? कभी नहीं। तो कभी नहीं हो सकता है। लेकिन केवल अपने फायदे को देखते हुए यह सरकार वन नेशन वन इलेक्शन कराना चाहती है, जिसका मैं भी और सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि मुद्दों की लड़ाई लड़ो। आप हर जगह अपना कब्जा करने की कोशिश मत करो। ये देश हमारा भी है, इस देश में हम भी टैक्स पेयर हैं, हम भी टैक्स पे करते हैं। एक देश सबका है, चाहे वो किसी भी जाति से आता हो, किसी भी धर्म से आता हो। केवल जातिवाद को बढ़ावा देकर, धर्म को बढ़ावा देकर आप देश के विकास को रोकने का काम कर रहे हैं, मुद्दों से लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं। जब कोई आवाज उठाने लगता है, कोई भी आवाज देश में, अगर मोदी जी का एक परसेप्शन नेगेटिव स्टार्ट हो जाता है तो वहां पर परसेप्शन तैयार होता है कि हिंदुत्व को बढ़ावा दो। तो भाई हिंदू मैं भी हूं, मुझे किसी को सर्टिफिकेट नहीं देना कि मैं हिंदू नहीं हूं, या मुझे ये सर्टिफिकेट भी नहीं देना कि मैं कट्टर हिंदू हूं। वो मेरी आस्था है जी। राम के प्रति मेरी पूरी आस्था है, वो राम हमारे भी हैं। क्या ये जो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, सर्टिफिकेट बांटने का तो काम कर रहे हैं कि मैं अगर आम आदमी पार्टी में आ गया तो मैं हिंदू नहीं हूं, या मैं कांग्रेस में चला गया तो मैं हिंदू नहीं हूं, लेकिन हाँ मैं भाजपा में चला गया तो मैं कट्टर हिंदू हूं। तो ये पूरा का पूरा जो राष्ट्रीयवाद है, ये जो जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, ये केवल देश को एक इस तरीके से जो न्यूक्लियर बम है वो तो बहुत समझ लो इस चीज को लेकर बहुत हल्का है। हाँ जी। लेकिन जो ये देश में आपसी भाईचारे को खराब करने का काम कर रहे हैं, आपसी लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, वो ज्यादा खतरनाक है। आने वाले समय में, मैं जब स्कूल में था तो मैं एक स्टोरी बताता हूँ। मेरे साथ
इरफान भी रहता था, मेरे साथ इमरान भी रहता था, मेरे साथ क्रिश्चियन मेरा दोस्त था, तो हमें कभी महसूस नहीं हुआ जाति के बारे में जी कि यार ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, ये सिख है, ये ईसाई है। लेकिन आज आप देखो इस तरीके से जो गोदी मीडिया है वो किसी भी चीज को लेकर इस तरीके से लोगों के सामने रखती है कि आज मान के चलो कोई झगड़ा हुआ, तो अगर सामने वाले के साथ झगड़ा हुआ वो मुस्लिम है, उसने मुझे मार दिया, तो वो हिंदू मुस्लिम हो जाएगा जी। ये कराने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। झगड़े का कोई नाम नहीं होता, ऐसी आतंकवाद टेररिस्ट जो टूरिज्म है उसका कोई नाम नहीं है। अगर एक तरफ अगर आप बात कर रहे हो, अभी एक यूट्यूबर थी वो हिंदू थी, कुछ मुस्लिम इन्होंने पकड़े जो हम कह रहे हैं कि जो सीक्रेट चीजें पाकिस्तान में और जगह पहुंचाते थे, ज्योति मल्होत्रा जी। तो उसका कोई नाम नहीं है। अगर कोई देश के साथ गद्दारी करेगा वो हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, लेकिन वो हमारी नजर में एक टेररिस्ट है, आतंकवादी है। हम उसको उसी नजरिए से देखना चाहिए, मेरा इतना मानना है। अगर कोई क्रिमिनल है तो वो क्रिमिनल है, उसका कोई धर्म नहीं है। धर्म पूछ के कभी कोई झगड़ा या कोई वाद विवाद कभी नहीं होता धर्म पूछ के। लेकिन अभी एक विवाद हुआ है, एक झगड़ा भी हुआ है, मारकाट भी हुई है कश्मीर में, जहां मीडिया ने हमें बताया कि तो क्या आप हिंदू हो, क्या आप मुस्लिम हो, और अगर आप हिंदू हो तो उन्होंने गोली मार दी है। तो जब आप कह रहे हो कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन वहां तो ये सब कुछ हुआ है। उस पर ही मैं बताता हूँ आपको। जो पहलगांव की बात कर रहे हैं, मैं खुद पर्सनली 2 साल पहले पहलगांव होके आया जी। बहुत अच्छा शहर है श्रीनगर, बिल्कुल, बहुत अच्छी वादियां हैं, आप भी गए होंगे, तो बहुत सुंदर है। गुलमार्ग हो गया। तो जब मैं पहलगांव गया तो मेरी साथ एक 2 साल की मेरी बेटी थी, तब हम गए घोड़े से। वहां से रास्ता नहीं है, मतलब जंगलों के बीच में है, बिल्कुल घोड़े के बीच में जाना होता है। और एक बड़ा सुंदर सा पार्क है और पीछे हिमालय की चादर है, ठीक है। तब हम लोग वहां पहुंचे तो हमने देखा कि वहां सिक्योरिटी नहीं है, मतलब एक भी हमें वहां पर कोई नीचे 2 या 3 किलोमीटर के नीचे हमें जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस थी वो तैनात थी, लेकिन वहां कोई नहीं था जी। क्या वहां पर किसी ने पूछा कि सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी? आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वहां नहीं थी उस समय भी। मैं 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ। सत्य कह रहे हो आप। मैं भी 3 साल पहले गया था और बिल्कुल सेम जगह की मेरी भी फोटोज हैं, सिक्योरिटी नहीं थी बिल्कुल। और जंगल ऐसा कि बिल्कुल अंधेरा जंगल, कि अगर आपको 5, 5:30, 6 आपको वहां से निकलना पड़ेगा, नहीं तो जो इस तरीके का माहौल रहता है वहां पर कि कुछ भी हो सकता है। घोड़े ही लेके जाते हैं, घोड़े ही लेकर आते हैं। तो वहां सिक्योरिटी नहीं थी। और जिसकी आपने भी बात करी कि हिंदू मुस्लिम, वो परसेप्शन किसने क्रिएट किया? जो आतंकवादी आए वो देख रहे थे ना देश में क्या हालत चल रही है, तो उनको परसेप्शन तैयार करना था। ये तो हमारे देश का भाईचारा इतना अच्छा है कि जो मुस्लिम रहता है या हिंदू रहता है उसको पता था कि वो आतंकवादी है। वरना इसके पीछे जो साजिश, जो मुझे लगता है एक आम नागरिक की तरह नेता की, उसकी साजिश यहां पर दंगे फैलाने की थी कि हिंदू मुस्लिम कर दे जी। इसलिए उन्होंने उस तरीके का एक परसेप्शन तैयार किया। मूवी जब बनती है तो एक परसेप्शन पे होती है, पूरी क्रिएट किया जाता है कि हम उसको कहां लेके जा रहे हैं। तो ऐसे ही उन आतंकवादियों ने पूरी की पूरी मूवी तैयार करी, लेकिन वो मूवी हमारे भारत में रिलीज नहीं हो पाई। वो इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि उसके पीछे ये था कि हमारे देश का जो 140 करोड़ लोग हैं बहुत समझदार हैं, उनको पता है कि वो जो आतंकवादी था वो किसी जाति धर्म विशेष समुदाय का नहीं था, वो केवल आतंकवादी था जी। इसलिए यह चीजें देश के अंदर नहीं देखने को मिली आपको। अच्छा दीपक भाई, जैसे हम लोग आज ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी सोशल मीडिया पे उतने ज्यादा एक्टिव नहीं है जितने मोदी जी हैं? तो मैंने अभी इससे पहले कहा कि जो इनके आईटी देखते हैं अमित मालवीय, हाँ जी, हमारे पास इतना पैसा नहीं है भाई, हम एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है जी, और हम केवल जनता में
जनता के जो मुद्दे हैं, जनता के जो काम हैं, उसको कराने पे विश्वास रखते हैं। कि जैसे अरविंद जी की सरकार बनी तो उन्होंने सबसे पहले शिक्षा नीति पे काम किया कि एक अच्छा स्कूल होना चाहिए। भाई अगर मेरा बेटा प्राइवेट स्कूल में जा रहा है और जहाँ की फीस 10,000 रुपये महीना है, लेकिन मेरे बगल में एक बहुत अच्छा स्कूल है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, जिसमें टीचर्स बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, डिजिटल पढ़ाई होती है, सारी चीजें होती हैं, तो मेरी प्रेफरेंस क्या रहेगी उस स्कूल में भेजने की। मैं प्राइवेट में क्यों भेजूंगा? तो उन्होंने शिक्षा नीति पर काम किया। मनीष सिसोदिया जो हमारे शिक्षा मंत्री थे, परपड़गंज विधानसभा में मैं रहता हूँ, परपड़गंज विधानसभा में सबसे पहले स्कूल उन्होंने खोला मंडावली में जी। और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, वहां देखने के लिए अमेरिका की जो राष्ट्रपति की वाइफ है वो भी वहां पहुंची थी, और भी बहुत सारे देश से विदेश से लोग आते हैं देखने के लिए कि दिल्ली के अंदर कितने बेहतरीन स्कूल बनाने का काम मनीष सिसोदिया जी ने किया जी। जहां पर स्विमिंग पूल भी है, खेलने के लिए बहुत अच्छा ग्राउंड है, जहां पर डिजिटल कंप्यूटर क्लासेस भी हो रही हैं। हाँ जी। जहां पर मतलब एक लिफ्ट की व्यवस्था भी है, मतलब स्टूडेंट पहले स्टेयर्स भी, जब हमारे टाइम था तो स्टेयर्स भी ऐसी होती थी कि कब गिर जाए पता नहीं होता था, और आज की डेट में लिफ्ट जैसे स्कूल दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो केवल इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि जिस सोच के साथ आम आदमी पार्टी आई थी उन्होंने वो करके दिखाया। शिक्षा नीति पर भी काम किया। हेल्थ मॉडल की बात करता हूँ, पहले आप देखते थे अस्पतालों में जाते थे, लंबी लंबी लाइनें होती थी, एयर कंडीशनर कमरे नहीं होते थे, लेकिन जब हमारे सरकार बनी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में तो उन्होंने हेल्थ मॉडल पे काम किया कि जो यहाँ पर एक पेशेंट आता है उसको सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। भाई पानी का पीने के लिए पानी भी होना चाहिए, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए, दवाइयां भी अवेलेबल होनी चाहिए, और सारे टेस्ट, पहले हम जाते थे सरकारी हॉस्पिटल में तो टेस्ट लिख देते थे कि भाई एक गरीब आदमी गया जो एक रिक्शे वाला है जो डेली बेसिस पे 200 या 300 रुपए कमाता है, अब उसको कोई प्रॉब्लम हुई, कोई समस्या हुई, वो हॉस्पिटल पहुंचा, अब आपने वो टेस्ट ही सारे 5,000 रुपए का लिख दिया, तो कहां से करा पाएगा टेस्ट? अरविंद केजरीवाल जी ने सोचा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल आदमी है, मतलब जो व्यक्ति है वो नेता है वो प्रैक्टिकल है, उन्होंने वो चीज देखी कि ये असली में इसकी जरूरत है कि हमें जो टेस्ट है वो फ्री कर देने चाहिए। और आप देखो, आप 100 दिन की सरकार बनी, आप देख सकते हैं जाके हॉस्पिटल में कितने टेस्ट फ्री मिल रहे हैं आपको। जो काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया देश के लिए, दिल्ली के लिए, दिल्ली के अंदर जिस काम को वो उन्होंने बहुत अच्छा किया, और जिसके लिए पूरे देश में क्या विश्व में भी उनको वाह वाह तारीफ मिली कि हाँ जी, शिक्षा नीति देखनी है तो आप दिल्ली जाओ, अच्छा हेल्थ मॉडल देखना है तो आप दिल्ली जाओ। तो इस तरीके का काम करने के बाद केवल अब उस कामों को काउंटर कर रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक एक बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट था, बहुत सुंदर, मतलब कि अगर मैं परपड़गंज में रहता हूं और मेरे पड़ोस में एक ऐसी डिस्पेंसरी हो जहां एक पढ़ा लिखा डॉक्टर जो MBBS या MD हो और वो वहां बैठे और मैं वहां जाऊं, अगर मुझे खांसी भी है, जुकाम भी है, तो मैं उसको दिखा सकूं फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो दवाइयां भी मुझे लेनी ना पड़े फ्री में, हाँ जी। वो टेस्ट भी वहां फ्री हो जाए। इस तरीके का मोहल्ला क्लिनिक भी देने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया। लेकिन आज की स्थिति देखो आप, उन मोहल्ला क्लिनिकों को बंद कराने का काम कौन सी सरकार कर रही है? भारतीय जनता पार्टी। केवल किस लिए कर रही है कि जी अरविंद केजरीवाल जी ने मोहल्ला क्लिनिक खोला था तो लोग उनको याद रखेंगे, तो वो काम ही बंद कर दो। भाई किसी को याद रखना ना रखना ये जनता का काम है। तो जनता याद सबको रखती है। आज आम आदमी पार्टी को भी याद कर रही है जनता। बिजली कट, 24 घंटे बिजली आती थी दिल्ली में, 24 घंटे बता रहा हूं मैं अभी एक वीडियो भेजूंगा आपको 3 दिन पहले का, मैंने बनाया था। 3 घंटे से मेरे घर पर बिजली नहीं थी, मैं घर पहुंचा, देखा बिजली नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार थी तो बिजली 24 घंटे आती थी। जब मुझे याद है, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो सबके घर में इन्वर्टर था, सबके घर में, एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके घर में इन्वर्टर ना हो जी। क्यों? क्योंकि बहुत लंबे लंबे कट लगते थे। क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं लाइट चली जाती थी
तो हमारे बगल में एक पार्क था, तो हमारे सारे दोस्त इकट्ठे होते थे, वहाँ बातचीत स्टार्ट होती थी, तो बैठते थे। तो वहां पर लगा लो 3 घंटे का वेट कर रहे होते थे, 4 घंटे, तो लगता था यार सुबह हो गई, 5 बज गए, अब तो सूरज निकल गया, जब तक भी लाइट नहीं आती थी। तो एक देश का जो मॉडल है, दिल्ली का जो मॉडल है, वो तैयार किसने किया? अरविंद केजरीवाल ने। और इसी चीज को लेकर अरविंद केजरीवाल जी की इसी विकास की नीति को लेकर भारतीय जनता पार्टी परेशान थी। पिछली बार उन्होंने हिंदू मुस्लिम पूरा किया, जहां ओखला में पूरा एक आंदोलन चल रहा था उस समय, सीएए का पूरा, उस समय चुनाव के समय, तो उसमें वो सफल नहीं हो पाए, सीए एनआरसी, हाँ, उसमें सफल नहीं हो पाए। लेकिन उन्होंने कहा यार यहाँ हिंदू मुस्लिम भी नहीं चला, अब क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा ठीक है, अब प्रशासन जो है उसको ही आप ये निर्देश दो कि भाई जो हम कहें वही करना है जी। तो वही इस बार चुनाव में देखने को मिला। 2% खाली वोट शेयर, ज्यादा नहीं था, 2%। अगर इतनी अच्छी वेव होती, इतनी अच्छा चीजें होती, तो 2% का मार्जिन नहीं होता। 2% भी इसलिए रह गया क्योंकि जो हमारे 8 से 10% जो वोटर थे, उनको वोट डालने नहीं दिया। नई दिल्ली की बात बता रहा हूं आपको, जब सीआई, जो अभी मैंने वोट कास्ट किया है, कल हमारे सादरा बार एसोसिएशन का इलेक्शन था, तो इस तरीके के सीआई लगा के वोट कास्ट होता है। ये सीआई जो हमारे क्लस्टर के लोग थे, 2 दिन पहले ये सीआई उनको लगा चुके थे कि आप वोट कास्ट नहीं करोगे। अच्छा, हाँ जी, वोट कास्ट नहीं करोगे आप। तो बाहुबल का पूरा प्रदर्शन देखने को मिला। लगातार आप देखोगे उस समय पूरा नई दिल्ली विधानसभा पुलिस पूरी सुर्खियों में थी कि आज जी यहाँ पर हमला कर दिया, परवेश वर्मा जो पीडब्ल्यूडी का मिनिस्टर है, उनके लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, आज ये हो गया जी, आज वो हो गया। पूरा का पूरा चीजें उन्होंने अपने हाथ में लेकर चुनाव दिल्ली का मोदी जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी उसको पूरा देख रहे थे। पूरी छूट थी कि आप आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता कोई कंप्लेंट करे, कोई शिकायत करे तो उसको बंद कर दो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खुलेआम घूमे। बेकायदा मेरे कई एसएचओ दोस्त हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कई एसएचओ को निर्देश थे कि भाई ये गाड़ी नंबर भेज दिया है और इस गाड़ी नंबर में पैसे की भी सप्लाई होगी और लीकर की भी सप्लाई होगी, लेकिन ये गाड़ी आपको रोकनी नहीं है। और ये आम आदमी पार्टी की 10 गाड़ियां हैं, नेता हैं, इनकी गाड़ियां आपको चेक करनी है और इनकी गाड़ी चेक करके इनको परेशान करना है। तो यह स्थिति पूरी दिल्ली की कर रखी थी भारतीय जनता पार्टी ने। तो एक और मुझे इसमें संदर्भ में याद आ रही है बात, मैंने भी मीडिया में देखा था, जैसे अभी आपने बोला कि मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे कुछ एसएचओ जानने वाले हैं तो उनको ये निर्देश दिए गए थे, ऐसे अरविंद केजरीवाल जी ने कहीं ऐसा कुछ बोल दिया था आप ही की तरह, तो उनको उनके ऊपर केस कर दिया कि प्रूफ दो। देखो पॉलिटिक्स में अब वो बड़ा परेशान थे कि मैं कहीं किसी रैली में या किसी सभा में कुछ बोल देता हूं तो अगले दिन मुझे नोटिस आ जाता है कि प्रूफ दो, आपने कल ही बोला। देखो प्रूफ आप और हम बैठे हैं, हाँ जी, अब प्रूफ तो मैं आपकी रिकॉर्डिंग करने के लिए तो बैठा नहीं हूँ कि मैंने अपने फोन में रिकॉर्डर ऑन किया और आप मेरे से आपसे मेरा एक भाईचारा है, एक दोस्ती है, तो आप मुझे दोस्ती के नाते सब कुछ बता रहे हैं, तो मैं कोई रिकॉर्ड तो कर नहीं सकता। तो ऐसे ही दोस्ती के नाते मुझे बहुत लोगों ने बताया, मेरे बहुत अच्छे संपर्क थे एडमिनिस्ट्रेशन में भी, इलेक्शन कमीशन में भी बहुत अच्छे जो हमारे साथ के लोग हैं वो काम कर रहे थे, लोग मुझे बताते थे। मुझे याद है कि मैं एक एसीपी के साथ बैठा तो उन्होंने कहा कि भाई इस बार तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैंने कहा जीत ही नहीं सकती। मैंने कहा अरविंद केजरीवाल जी ने इतना काम किया है, लोग उनसे प्यार करते हैं। तो उनका सीधा सीधा कहना था कि भाई आप प्रशासन से कैसे लड़ोगे, आप पब्लिक से तो लड़ सकते हो लेकिन आप ब्यूरोक्रेट से कैसे लड़ोगे। सीधा सीधा निर्देश है उनको कि आपको ये करना है। तो यही चुनाव का वो था रिजल्ट, इसलिए चुनाव का रिजल्ट अपोजिट आया और बहुत कोशिश करी तो भी हमारे दिल्ली के अंदर 22 सीटें आई और लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत साथ दिया कि ऐसे समय जब पूरा दिल्ली के अंदर पूरे देश के मंत्री, मुख्यमंत्री
और प्रशासन को, ब्यूरोक्रेट्स को लगा दिया गया हो और उसके बाद भी हम कुछ ही % से चुनाव हार रहे हैं, तो एक बड़ा मैसेज था जनता के बीच में। बहुत प्यार, बहुत प्रेम, बहुत स्नेह हम लोगों को मिला। आज भी अगर हम जाते हैं तो लोग कहते थे, एक कार्यकर्ता आया मेरे पास, उसका कहना था कि दीपक भाई, हमें तो लग रहा था कि इस बार चुनाव आम आदमी पार्टी जीतेगी। मैंने कहा क्यों? कह रहा भाई इसलिए लग रहा था कि माहौल वो बना हुआ था कि भाई जनता आपके साथ है, सपोर्ट है, इसलिए हम इतना खुल के नहीं आ पाए। वरना अगर पता होता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती तो हम आपके साथ खुल के लगते और खुल के मेहनत करते। क्योंकि जो स्थिति आज की डेट में दिल्ली के अंदर देखने को मिल रही है, सरोजनी नगर की मार्केट रातों रात तोड़ दी गई। देश के दिल्ली के अंदर जहां पर भी एक छोटा सा शब्द होता है एमसीडी के लिए, किसी भी चीज को तोड़ने के लिए, कि इंक्रोचमेंट है जी, उसका कोई वो नहीं है, इंक्रोचमेंट है जी। आज अगर दिल्ली की बात करें, पूरी दिल्ली में हर जगह आपको देखने को मिलेगा थोड़ा बहुत, तो क्या आप पूरी दिल्ली खत्म कर दोगे? सही बात है। गरीब आदमी भी यहाँ रहता है। सही बात है भाई, एक जो मेरे घर के बाहर एक ठेला लगाता है, रेडी वाला, वो भी अपना जीवन व्यापन कर रहा है, जीवन पाल रहा है जी। उसके घर में ही बच्चे होंगे। क्या आप उसकी रेडी तोड़ दोगे? क्या आप उसको बिल्कुल हटा दोगे, सड़क पर ले आओगे? ये स्थिति दिल्ली की कर रखी है जी। अब आज बारिश हुई तो मैं सुबह उठा, जब मैंने देखा वीडियो के माध्यम से, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सब कुछ आपको सुबह उठते ही, जब आँख खुलते हो, सबसे पहले लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक देखते हैं। हाँ जी। तो वैसे ही मेरे को भी थोड़ी सी अब आदत सी हो गई है कि हाँ, मैंने खोला फेसबुक तो देखा सुबह उठते ही कि यहाँ पानी भरा हुआ है, वहां पानी भरा हुआ है। और जबकि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा था जी अब तो बिल्कुल दिल्ली हमने बहुत बेहतर बना दी है, कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं होगी जहां पानी भर जाए। लेकिन आज देखोगे आप, अभी मेरे विधानसभा में रवि नेगी है विधायक, तो ये जो NHI का रोड है, जिस रोड से मैं भी यहाँ आया हूँ, तो उस NHI के रोड के बाहर PWD का नाला है और इधर ये NHI की है। तो वो पूरी रोड पर पानी भर जाता है। अभी मैं आपके इधर से भी आया हूँ तो पूरा पानी भरा हुआ है जी। ठीक है, वहां पर कहीं भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि वो पानी निकल सके। हाँ जी। लोग परेशान हैं, लंबे जाम लगे हुए। तो जब हमारी सरकार थी तो हमने इस बात को उठाया, हमने भाई PWD का नाला साफ कराया। उस समय हमारे परपड़गंज विधानसभा के MLA मनीष जी थे और हम खुद खड़े होके हमने वहां काम कराया। लेकिन वो NHI का जो सड़क थी उसमें हमारा दखल नहीं थी। हम केवल बोल सकते हैं, इंटीमेट कर सकते हैं, हमने इंटीमेट किया। तो उस समय रवि नेगी की एक वीडियो वायरल हुई थी नाव चलाते हुए, आपने देखी होगी, एक बंदा सड़क पे नाव चला रहा है। तो हम अब भी यही पूछते हैं कि भाई वो नाव कहाँ चली गई? कहाँ है वो नाव? आज क्यों नहीं चला रहे आप? आज तो आप विधायक बन चुके हो। हाँ जी। भाई 100 दिन का टाइम, आपका टेन्योर पूरा होने वाला है। इस 100 दिन में आपने क्या काम किया कि एक वो सड़क पे जो पानी पहले भर रहा था वो अब भी भर रहा है? तो केवल भारतीय जनता पार्टी का जो काम है ना, कहने का है, बोलने का है। कहते हैं ना, करनी और कथनी दो सिक्के के पहलू है, दोनों में अंतर है। हाँ, तो दोनों में अंतर है। एक करने वाला जो राजनीति है देश की, दिल्ली की, वो करने वाला व्यक्ति है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने करके दिखाया। और एक कथनी जो ये कर रहे हैं। भाई आपको मुद्दों पे बात करनी है ना, आप करो ना। आप जो अरविंद केजरीवाल जी ने स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर आप कुछ चीजें ऐसी लेके आओ कि हाँ, हम कह सकें भाई वहां पर स्टूडेंट AI पढ़ रहा हो या AI के माध्यम से उनको सिखाया जा रहा हो, उनको क्लासेस दी जा रही हो। इन मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म पे बात करेगी। धर्म पे आप आ जाओ, आपको एक मिनट में सर्टिफिकेट देंगी कि आप देशद्रोही हो। अगर आपसे किसी ने देश के बारे में कोई क्वेश्चन कर लिया या कोई भी पत्रकार ने आपसे ऐसा क्वेश्चन कर लिया जो उनके खिलाफ जाता हो, तो आपको कहेंगे वो तो देशद्रोही है, वो तो केवल कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की और जो पार्टियां हैं उनकी बात कर रहा है। तो सीधा सीधा है कि केवल मोदी जी
जो देश को देना चाह रहे हैं, जो मैं युवाओं की बात कर रहा हूं, भाई आप करो ना, रोजगार पे बात करो, क्यों नहीं करते? हेल्थ पे बात करो, क्यों नहीं करते? शिक्षा पे बात करो, क्यों नहीं करते? आप बात किस पे करोगे? हिंदू पे, मुस्लिम पे? बस केवल यही चल रहा है देश के अंदर, हिंदू मुस्लिम। और कुछ चैनल तो ऐसे हैं, गोदी मीडिया, जो केवल यही चला रहे होते हैं पूरे दिन। तो मैंने तो न्यूज चैनल भी देखना बंद कर दिया, यूट्यूब देखता हूं इसलिए, क्योंकि जब आप सुबह से लेकर शाम तक वो चैनल देखोगे तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, दिमाग में तो आती हैं चीजें, तो वही चीजें उन्होंने चला रखी है। एक एजेंडे के रूप में गोदी मीडिया पूरा काम कर रही है। नहीं, यूट्यूब आगे बढ़ रहा है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए स्टैट्स बताते हैं कि नेशनल मीडिया जो है कि व्यूअरशिप जो है 70% यूट्यूब ने खा लिया, क्योंकि अब किसी को इंस्टेंट और एकदम एक कुछ जेन्युइन रिव्यू चाहिए होता है, तो बहुत सारे ऐसे अच्छे यूट्यूब चैनल हैं जिनसे आप पता कर सकते हो। और कुछ एक अच्छे यूट्यूबर भी हैं, ध्रुव राठी हो गए, नीतीश राजपूत हो गए, या बहुत सारे जो न्यूज चैनल मेन मीडिया के पार्ट हुआ करते थे, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए और जनता को एकदम सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्योंकि उनको यूट्यूब पैसा दे रहा है, उनको बायस्ड नहीं होना पड़ता। बिल्कुल यही मतलब अब आप मतलब दिखाना जो चाह रहे हैं, भाई इस देश में जो नौजवान है, एक युवा है, वो पढ़ा लिखा है, उसको सब पता है जी कि आप उनको कहाँ लेके जा रहे हैं। बिल्कुल। देश की हम विश्व की बात करते हैं, एक अमेरिका को देख लो आप, एक छोटा सा देश, ठीक है, छोटा देश मतलब अभी यूक्रेन के साथ जो इजराइल, मैं पढ़ रहा था कहीं कि इजराइल जब आजाद हुआ था तो कहीं ना कहीं उसमें भारत का भी एक बड़ा योगदान था। भारत का पार्ट था, भारत का एक बहुत बड़ा योगदान था। भारत का बहुत जगह अच्छा पार्ट है, ठीक है। इजराइल इतने कम समय में इतना डेवलप कंट्री हो गया, और लेकिन भारत आज हो रहा है, मतलब सबसे ज्यादा यूथ, सबसे ज्यादा युवा भारत के अंदर है, लेकिन कमी कहाँ है? तो कमियां अगर आप देखेंगे तो केवल कमी है एजुकेशन सिस्टम पे। जो एजुकेशन रिफॉर्म की बात एक्सेप्ट कर रहा है, वो एजुकेशन रिफॉर्म इसलिए जरूरी है कि दूसरे देशों में सभी स्कूल्स के अंदर, कॉलेज के अंदर सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, तो हमारे देश में क्यों नहीं है? करप्शन है सर, अभी धीरे धीरे करके चीजें चेंज हो, धीरे धीरे कितना धीरे होगा भाई? एक कांग्रेस की सरकार आई जी, उन्होंने 70 साल राज किया देश पर, फिर देश पर भारतीय जनता पार्टी लगातार अभी 2014 से राज कर रही है। समय कितना चाहिए होता है आपको काम करने के लिए? भाई एक आप करके दिखाने का जज्बा भी तो होना चाहिए आपके अंदर। भाई हमारी सरकार बनी आम आदमी पार्टी की, तो जब सरकार अन्ना आंदोलन से मैं भी जुड़ा हुआ था, तो अन्ना आंदोलन में हम जाते थे, तब ये सारी चीजें चीजें चल रहा था, पूरा आंदोलन चल रहा था, तो हम भी उसके पार्ट थे। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में उस समय राजनीति कर रहा था, तो हम भी उस समय सुनने के लिए जाते थे अरविंद केजरीवाल जी को, तो हम भी देखते थे अन्ना जी को सुनने जाते थे। तो उस समय जब वो करप्शन की बात कर रहे थे कि भाई भ्रष्टाचार जिस प्रकार से कांग्रेस लगातार कर रही थी, लगातार आप देखोगे आज इतने हजारों करोड़ रुपए का घोटाला, 2G हो गया, 3G हो गया, ये स्पेक्ट्रम वो स्पेक्ट्रम, ये लगातार चल रहे थे। तो लोगों ने देखा कि यार लोग परेशान हो गए कि यार ऊपर से तो 1 करोड़ रुपए आ रहे हैं और नीचे तक पहुंचते पहुंचते वो 1000 रुपए रह जाते हैं। विकास कार्य में लगने के लिए 1000 रुपए रह जाता है, पास हुआ 1 करोड़, लेकिन लग क्या रहा है 1000 रुपए जी, लेकिन पैसा कहां जा रहा है? नेताओं के पास। तो उस राजनीति से हम यहां निकल कर आए जब, तो बदलाव लाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने देश के अंदर, दिल्ली के अंदर पहले एक मॉडल तैयार किया कि हमें बात किस पे करनी है, शिक्षा पे, हेल्थ पे। इन 2 चीजों को लेकर उन्होंने काम किया, और काम की राजनीति लगातार केजरीवाल जी कर रहे हैं, धर्म की नहीं। सही बात है। तो दीपक भाई देखो, अगर हम चर्चा की बात करें राजनीति पर, तो ये साल भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा देश में है जो बदलने के लिए तैयार है और धीरे धीरे बदला भी जा रहा है। लेकिन जैसे कि आपकी आम आदमी पार्टी ने एसएफ को चालू किया है, मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा कि आप और एसएफ और आम आदमी पार्टी अच्छा काम करें और हमारे
जो छात्र हैं उनके लिए एक अच्छी छात्र रणनीति तैयार हो, जिससे शिक्षा पर काम हो, हमारा जो युवा है उसको अच्छा रोजगार मिले। तो एट लास्ट हमारे पॉडकास्ट में आप हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं सभी छात्र नेताओं और युवा साथियों से अनुरोध करता हूं कि आप एसएफ, एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का हिस्सा बने। और एसएफ एक ऐसा माध्यम है जो देश के अंदर शिक्षा पे क्रांति लाने का काम करेगा और शिक्षा नीति को बदलने का काम करेगा। और आपके स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप मिस कॉल करें और एसएफ से जुड़ें, ज्वाइन एसएफ। और एसएफ एक ऐसा माध्यम है जिससे जुड़कर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे जामिया यूनिवर्सिटी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो, आप कहीं के भी विद्यार्थी हो, आप एसएफ से जुड़ सकते हैं। और अभी एसएफ सब लोगों को जोड़कर एक ग्रुप तैयार कर रहा है। उस ग्रुप में जो जिस कॉलेज का विद्यार्थी होगा, जिस कॉलेज का स्टूडेंट होगा, उस कॉलेज में उसको जिम्मेदारी देंगे कि अपने जो कॉलेज के लोकल इशू हो, चाहे देश में कोई बड़ा इशू हो जो शिक्षा को रिलेट करता हो, शिक्षा क्रांति या शिक्षा की बात करता हो, उसमें इकट्ठा होकर आप लोगों को सपोर्ट करना है। और जोड़ने के बाद हम लोग एक टीम बनाएंगे, उस टीम का हिस्सा आप लोग जरूर बने। धन्यवाद। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने देखा कि दीपक भाई ने कितनी अच्छी तरीके से आपको समझाया है कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से आप सभी के लिए, बेसिकली छात्रों के लिए काम कर रही है। और इस बात में तो खैर कोई शक नहीं है कि दिल्ली सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में शिक्षा के ऊपर तो मेनली बहुत अच्छा काम किया है। ये मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी वाले भी मानते होंगे या कांग्रेस वाले भी मानते होंगे, और मानना भी चाहिए। और जो नहीं मानता उसे अपनी आंखों से खुद आके दिल्ली में देख लेना चाहिए। तो अगर आप एसएफ से जुड़ना चाहते हो तो स्क्रीन पर आपको अभी भी नंबर दिख रहा है, आप व्हाट्सएप करो, साथ में आप मिस कॉल भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। और किसी भी छात्र को किसी भी देश प्रदेश में कहीं भी कोई भी समस्या है, चाहे वो आप किसी भी कॉलेज से हो, छोटी समस्या बड़ी समस्या हो, समस्या का कोई रूप नहीं है, आप बता सकते हो और एसएफ से जुड़ सकते हो और संगठन को मजबूत कर सकते हो। बाकी अगर वीडियो में आपको लगता हो कि हमने कोई चीज गलत बोल दी है या आपको समझ में नहीं आई या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में आके प्लीज अपना क्वेश्चन जरूर रखना, अपनी राय जरूर रखना। और साथ में वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना। और ये जो विचार हैं, जो हमने एक शुरुआत करी है कि छात्रों की बात करने की शुरुआत करी है इस पॉडकास्ट में, उसको हर किसी इंसान तक पहुंचा दो। और सपोर्ट के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उससे एक फैमिली बड़ी होती चली जाती है। तब तक हम एक नए वीडियो में मिलते हैं, नए पॉडकास्ट में। वीडियो देखने के लिए, अपना इतना कीमती समय हमें देने के लिए आप सभी लोगों का दिल से आभार। थैंक यू सो मच। राधे राधे।